नमस्कार मित्रों, पहली कहानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गुलाम गौस अंसारी और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी पहली कहानी लेकर, जो दिसंबर 2015 हंस अंक में प्रकाशित हुई थी। मैं आपके साथ साझा करूंगा मेरा अनुभव, कहानी लिखने का अनुभव, कहानी पढ़ने का अनुभव और कहानी को समझने का अनुभव। तो जहां तक कहानी लिखने की प्रक्रिया है मित्रों, मैं संक्षिप्त में अपना अनुभव साझा करूंगा, फिर मैं ले चलूंगा आपको मेरे कहानी की तरफ। आपसे मैं रूबरू कराऊंगा अपने कहानी को, कहानी के पात्रों को, और देखते हैं कि ये पात्र एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। तो जब मैं कहानी लिख रहा था, एक अलग ही मनस्थिति थी मेरी, एक अलग ही ऊहापोह चल रहा था मेरे भीतर, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने पढ़ रखी थी, बहुत सी चीजें मैंने अपने आसपास अनुभव की थी और मुझे लगा कि अब मुझे उन बातों को कागज पे उतारने की जरूरत है, क्योंकि इस बातों को सिर्फ अपने तक सीमित रखना, कहीं ना कहीं हम साहित्य के साथ बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि हमें हमेशा से ये बात समझाई गई और ये बात पढ़ाई गई कि साहित्य समाज का आईना होता है, और अगर समाज में कोई भी बदलाव हो तो उस बदलाव को हम अपने पाठकों तक, लोगों तक लेकर आए। तो मेरी कहानी का शीर्षक है अदीब का खत, और इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि है भारत पाकिस्तान का विभाजन। 1947 में, जैसे आपको पता ही है कि भारत को आज़ादी मिली, और उसके साथ ही बहुत गहरा घाव विभाजन के रूप में भारत को मिला, और इस विभाजन से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लाखों लोगों ने अपने घर मकान खो दिए, लाखों लोगों ने अपने रिश्ते गंवा दिए। कहीं ना कहीं इंसानियत पर एक कलंक सा लगता नजर आने लगा, जब धर्म के नाम पर न सिर्फ विभाजन हुआ देश का, बल्कि धर्म के नाम पर दो समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो इसी पृष्ठभूमि पर मेरी कहानी है, जिसपे दो पात्र ऐसे हैं जो रहते तो है हिंदुस्तान में, पर जिस तरह से परिस्थितियां बदलने लगती है आजादी के दौरान, एक पात्र चला जाता है पाकिस्तान और एक रह जाता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में रहने वाला अदीब यानी लेखक अपने दोस्त को खत लिखता है जो पाकिस्तान में है, और वो ये जानना चाहता है कि उसका दोस्त कैसा है, जिसके साथ उसकी इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, उन्होंने इतने समय एक साथ बिताया, अपने अनुभवों को साझा किया। अचानक क्यों हो गया कि किसी एक ने विभाजन का नारा लगाया और दूसरा बिना कुछ सोचे समझे उस एक भीड़ का हिस्सा बन गया, जो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए मुल्क की ओर चल दिए। तो इस कहानी में उस लेखक का दुख झलकता है, जो अपने मित्र को वापस बुलाना चाहता है, पर यह विडंबना है कि उसे पता नहीं कि उसका दोस्त पाकिस्तान के किस हिस्से में है, वो जिंदा भी है या मर चुका है, वो आखिर किस हालात में है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस खत में आखिर ये अदीब, ये लेखक अपने मित्र को क्या कहना चाहता है, उसे किस तरह अपने पास बुलाना चाहता है। तो कहानी इस तरह शुरू होती है। मेरे प्यारे हमदम, इन दिनों मुझ में एक नया शऊर पैदा हुआ है। कागज, कलम, दवात मेरी नजरों के आगे पड़े हुए मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। कलम ताजा तरीन नज्म सुनाया करती है, दवात पैमाने की तरह छलकते रहती है, और कुछ फड़फड़ाते पन्ने मैकदों की तासीर समेटे हुए कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, तुम ये मत समझ लेना कि मैं कुफ्र की राह पकड़ रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अपने उस हुनर से तौबा कर लिया है जिसके तुम मुरीद थे। अब तो एक नए हुनर को अपने अंदर जगाने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ हूं। इसका नतीजा ये हुआ है कि खुद के नगमे अब मैं भूलता जा रहा हूं, और कभी कभार औरों के कलाम गुनगुनाने लगता हूं या गुनगुना लेता हूं। अब गैर शायरों पर मुझे रश्क नहीं आता। रोज नए नए शायरों के महफिल सजते मालूम होते हैं,
कोई भोला भटका मुझसे खैरियत पूछते हुए ये बात छेड़ देता है कि फला शहर से फला शायर आए थे, उन्होंने फला नज्म सुनाई थी, और आज खबर ये है कि फला शहर में फला नामी शायर आने वाले हैं और जाते जाते अपनी मनपसंद शेर या नज्म सुनाकर चले जाते हैं, तो मैं बड़े नर्म मिजाज के साथ उन्हें दाद देने में बिल्कुल नहीं हिचकता। मेरी इस काया पलट की खबर से तुम्हें शायद धक्का सा लगे और एक पल को मेरी बात को तुम दिल लगी समझो। लाजमी भी है, वक्त बेवक्त हम दोनों में नोकझोंक और दिल लगी तो होती ही रहती थी। तुम्हें उल्लू बनाने के लिए मुझे अप्रैल महीने का इंतजार न करना पड़ता था। किसी बात को संजीदा होकर इस तरह कह देता कि तुम पल में ही झांसे में आ जाते। आखिर में पूरा माजरा खत्म होने के बाद असलियत से पर्दा हटाकर तुम्हारे चेहरे के उड़े रंग देख घंटों में पेट पकड़कर हंसता रहता। फिर तो तुमने एहतियात बरतना शुरू कर दिया, मेरी हर हरकत पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया, यहाँ तक मेरी बातों पर भी एतबार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लेना चाहते थे। याद है किस तरह तुम प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे और मुझसे मोहब्बत पर मेरी राय मांगा करते थे। तुम जानते थे कि अगर मुझसे सीधा सीधा सवाल पूछोगे तो मैं टेढ़ा मेढ़ा और ऊटपटांग जवाब दूंगा, इसलिए अपनी ही एक तरकीब तुमने इजाद की थी जिसे मैं भाग चुका था। आदत से बाज ना आते हुए मैंने टेढ़ा मेढ़ा ही जवाब देना शुरू कर दिया। सबसे पहले खुद को तन्हाई परस्त होने का तमगा पहना दिया, फिर यहाँ तक ऐलान कर दिया कि कुतुब मीनार पर खड़े होकर डंके की चोट पर ही कबूल कर सकता हूँ कि ताउम्र मोहब्बत के नाम की इस आफत से खुद को महफूज रखूंगा। कयामत भी आ जाए पर इस दागे मोहब्बत से अपना दामन बचाए रखूंगा। लेकिन तुम जानते थे कि मेरे दिल में प्यार का एक ऐसा अथाह समंदर समाया हुआ है जिससे उठती हुई लहरें साहिल का हमेशा भूसा लेने के लिए मचलती रहती हैं। भले ही मैं इस सच को छुपाता रहूं, मेरी बातें सुनकर तुम अपना अगला दांव चलते। तुम्हें चुहल करने की सूझ थी और अतीत के अफसाने सुनाकर मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि इंसान के सीने में धड़कते दिल को तन्हाइयां गवारा नहीं होती। अपने हम सफर की तलाश में बेकली समेट दिल सहराओं की खाक छानने को मजबूर कर देता है और कदमों के निशानों के साथ धड़कनें अपनी सदाएं भी पीछे छूटती चली जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिजाएं उनकी पासबानी में हमेशा तैनात रहती हैं। तुम्हारी वो तकरीर बड़े शौक से सुनी थी मैंने और जता दिया था कि तुम्हारी इन बातों से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। इस पर तुम और भी संजीदा हो गए और कहने लगे कि इस मर्ज से सबसे पहले अदीब ही शिकार हुआ करते हैं, या यूं कहें कि अव्वल दर्जे के अदीब ही हमेशा इस मर्ज में मुब्तला हुआ करते हैं। जख्म फुरकत का आलम ये होता है कि तीमारदारी में कलम कई दिनों तक लगी रहती है। इस पर मुस्कुराकर मैंने कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं अपना तकल्लुस बदलकर शायर बेदिल रख लूंगा ताकि अटकलों से बचता रहूं और खुदा ना खास्ता ये नौबत भी आए जिसका तुम जिक्र कर रहे हो तो तकल्लुस बदल कर हो जाएगा शायर बिस्मिल। कुछ और हो ना हो पर इतना जरूर होगा कि मुझे और मेरे गर्द खाते कसीदों को नई पहचान मिल जाएगी जिससे बाजार में मेरी बोली बढ़ जाएगी। दूर दराज से रेखते के कदरदान मेरा हुनर भी देखने आएंगे। अक्सर अदीबों को ऐसे ही पैतरों से बाजार गरमा जाया करते हैं। कब तक आखिर इस अदना अदीब के नाम से गुमनाम रहूं? मेरे इस नाम पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। बड़ी अजीब बात है, लोगों को आजकल नामों में भी मिर्च मसाले की खोज होती है। मुझे अब भी याद है वो लम्हा जब मेरी बातें सुनकर तुम कुछ देर तक मेरा चेहरा देखते रहे और फिर तुम्हारी हंसी निकल पड़ी। अपनी आधी हंसी हंसकर बाकी हंसी दबा दी थी तुमने और इशारों में ये कह दिया था कि जमाने ने ठीक ही अदीबों को दीवाना कहा है। मैंने ये भी ताड़ लिया था कि अतीत के अफसाने सुनाकर मुझे तुम कभी न कभी आशिक का तौक पहना ही दोगे। सच कहूं तो तुमसे वो अफसाने सुनने और फिर जिरा करने में मुझे एक लज्जत सी महसूस होती थी। तुम मोहब्बत की वकालत में हमेशा सबूतों का पुलिंदा साथ लिए रहते थे और मैं तुम्हें उकसाने के लिए पल में ही उन्हें खारिज कर दिया करता था। तुम्हारी झल्लाहट और घुड़कियों में एक अलग ही लज्जत हुआ करती थी। तुम्हारी घुड़कियों का
उसी तरह कायल था जिस तरह तुम मेरी शायरी के। ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए अपने वालिद से जानबूझकर फटकार खाया करते और उसी तलखी से अपने वालिद के तीखे अल्फाजों की सुइयां मुझे चुभाया करते थे। तुम्हारे वालिद भी शायरी के बड़े कदरदान थे, है ना? हैरत में मत पड़ जाना, हम अदीबों की जात ही कुछ ऐसी होती है, खुद को जितना नहीं जानते उससे ज्यादा अपने साथी के बारे में जानने की हमें ललक रहती है। जिंदगी ने हमें क्या नवाजा है और साथी को क्या नवाजा है, इसका हिसाब किताब करते रहते हैं। अगरचे हमारे पास कोई चीज नहीं है तो अपने साथी को उस चीज का लुत्फ उठाते देख खुद का मन हल्का कर लेते हैं। बहरहाल बात कर रहा था तुम्हारे वालिद की। मैंने सुना और देखा था इकबाल उनके लबों पर हमेशा रहते, उनकी झिड़कियों में गाहे बगाहे इकबाल दस्तक देकर तुम्हें अपने ही अंदाज से ताकीद कर जाते। इसके बाद टूटी फूटी उर्दू में जब इकबाल के अशार तुम दोहराया करते तब मैं ही तुम्हारी गलती दुरुस्त किया करता था। मसलन एक दिन तुमने इतराते हुए इकबाल का एक शेर जड़ दिया, दरबारी इश्क में अपना मकान पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। इस पर तुम्हारी गलती मैंने तुरंत पकड़ ली थी। मियाँ, दरबार नहीं दयार होता है और मकान नहीं मकाम होता है। पूरा शेर कुछ यूं है, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मुंह बनाकर पहले तुमने अपनी गलती मान ली, फिर मेरे पीछे वे अशार दोहरा कर आखिर में हंस पड़े। यहाँ भी तुम्हारी हंसी दबी हुई थी। तुम्हारी इसी अदा पर मुझे कई बार प्यार भी आता था और गुस्सा भी। अपनी ही खामियों पर हंसना इस जमाने का दस्तूर नहीं, पर तुम्हें अपनी खामियां पोशीदा रखना गवारा न होता, इसलिए उन्हें जाहिर कर मुझ गुरूर के पुतले को हर पल सीख देते रहते हैं। लेकिन न जाने क्यों तुम अपनी हंसी हमेशा बचाए रखते हो। तुम्हारी अधूरी हंसी हमेशा मेरी आंखों और मेरी होठों को खलती रहती। किसी चीज की कमी का मुझे हर पल एहसास हुआ करता, मानो किसी गुल ने अपनी बाहें फैला दी है और उसकी महक नदारत होती जा रही है। कुछ न कहते हुए मैं जोरों से ठहाके लगाकर उस कमी को पूरा कर देता तो तुम मुझे एक टक देखते ही रह जाते। तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें इस बात का हमेशा मलाल रहता कि अदीबों से ताल्लुक और उर्दू से मौसीकी के शौकीन होने पर भी उर्दू पर तुम्हारी पकड़ काफी कमजोर थी। इस बात का इकरार तुमने कई बार किया था। इस बात को लेकर एक दिन कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गए और मुझसे इस मुश्किल से उबारने की फरियाद करने लगे थे। मैंने बिना कुछ सोचे टाल मटोल किए तुम्हें अपनी रजामंदी दे दी कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। चूंकि तुम्हारे वालिद साहब पर हमेशा इकबाल सवार रहते, इसलिए तुमने मीर तकी मीर, गालिब, नजीर अकबराबादी जैसे ऊंचे दर्जे के फनकारों को न चुनते हुए इकबाल को ही मुंतखब किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुमने ये फैसला क्यों लिया था। मेरी नजर में इकबाल से बढ़कर देखते कि और भी कई दिग्गज थे। अगर मुझसे फरमाइश करते तो एक एक कर उन सभी के सफरनामे से तुम्हें रूबरू करा देता, पर चूंकि तुमने पहल नहीं की इसलिए मैंने भी इसकी जहमत न उठाई। तुमने मुझे बतलाया कि तुम्हारे वालिद साहब का ये कहना था कि ढलते सूरज के साथ लफ्जों के साथ खेलने में शायरों को अलग ही लुत्फ आता है। हालांकि इस बात पर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी कि नज्म लिखने का वक्त किसी शायर ने मुकर्रर किया हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरा इस पर खुद कभी इख्तियार न था। बाजार में कोई मंजर दिखा कि यकायक एक कता या कुछ मिसरे फूट पड़ते थे जिन्हें दोहराता ही रहता जब तक घर न पहुंच जाऊं। मौसम ने करवट बदली कि हो गया तैयार एक शेर। ये बरसात चाहे जितना ही क्यों ना भिगो दे मुझको, लेकिन मेरे एहसास प्यासे ही रह जाएंगे। इसके बाद तो रोज कागज और कलम लिए फिरता रहता। क्या पता कौन सा मंजर कब दिख जाए और इनकी दरकार पड़ जाए। मियाँ, एक दिन तो हद ही हो गई। बेख्याली में मैं एक तवायफ के इमारत के ठीक नीचे खड़ा अपनी ताज़ा तरीन गजल कागज पर उतार रहा था कि एक तवायफ की नजर मुझ पर पड़ी। हुजूर आला, मिजाज से आप तो शायर मालूम होते हैं। पहली बार कोई भूला भटका शायर इस बदनाम गली में आया है। अब आ ही गए हैं तो आपसे एक इल्तिजा है। मैंने उस बेपर्दा खातून को सवालिया नजरों से देखना शुरू कर दिया। मुझ पर एक शेर कह दीजिए।
उसने फरमाइश कर डाली। मैं थोड़ा सा बेशर्म होकर उसे देखता ही रह गया। मैंने उससे कहना चाहा कि नज़ीर का ज़माना गुजर चुका है, अभी नहीं मोहतरमा, किसी और दिन अगर इस गली से गुजरना रहा तो पूरी नज़्म ही आपकी शान में लिख डालूंगा। इतना कहकर मैं तेज कदमों से आगे बढ़ ही रहा था कि दोबारा उसकी आवाज़ आई, परतवे खूर से है शबनम को फना होने की तालीम, मैं भी हूँ इनायत की नज़र होने तक। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सचमुच वो शायराना मिजाज की मालूम होती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और बड़ी देर तक, या यूं कहें कि बड़े दिनों तक, वो शेर कानों में गूंजता रह गया। बहरहाल मैं भी ना, एक बार शुरू हो गया तो फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, याद आया, बात चल रही थी तुम्हारी उर्दू तालीम की। बहुत सोचने के बाद असर से लेकर मगरिब तक का वक्त तुमने मुकर्रर कर दिया। दूसरे दिन असर के अजान के साथ ही कागज कलम दवात के दरवाजे पर खड़े हो गए। तुम पर नजर पड़ते ही उस दिन मुझे बड़ी मसरत हुई। न जाने क्यों उसी मसरत से मैंने कहा, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मुझे अभी याद है तुम्हारा वो चेहरा। सवालिया नजर से देखते हुए तुम मुझसे ये जानना चाहते थे कि मैंने किसका शेर पढ़ा था। बड़ी गर्मजोशी के साथ तुम्हारा इस्तकबाल किया, पर तुम्हारे चेहरे की वही रंगत बनी हुई थी। तुमने कोई सवाल नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ न कहना ही मुनासिब समझा। शुरुआत में मैंने तुम्हें रदीफ और काफिये के मायने समझाए, कुछ मिसरे पढ़कर उनके बीच का तुक समझाया, लेकिन तुमने बीच में ही टोक कर बताया कि तुम्हें इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने उर्दू के कुछ जुमले फटाफट ही सीखने का इरादा साफ कर दिया ताकि मुझसे चीरा कर सको और मुझे पटकनी दे सको। ये बात सुनकर कुछ देर तुम्हें देखता रहा। अपनी अधूरी हंसी हंसकर आंखें किताब में जमा ली तुमने, जैसे चांद ने अपनी एक झलक दिखलाकर बादलों की चिलमन की ओट ले ली। इस चिलमन की आड़ में छुपे चांद के शबाब के दीदार के लिए फिर से चकोरे को सदाएं लगाने की जरूरत थी। मैंने वैसा ही किया। उस खामोशी को तोड़ने के लिए अपना पुराना पैतरा आजमाया, वही पैतरा जो तुमने मुझ पर आजमाया था और मैंने फिर तुम पर तुम्हारी चाल चल दी। हाँ मियाँ, वही मोहब्बत का राग अलापने के लिए तुम्हें उकसाना चाहता था। सो किताब उठाई और शेर पढ़ने शुरू कर दिए। वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, फिर भी जाने क्यों लोग बदल जाते हैं। हमें तो तकलीफ होती है फूल तोड़ते भी, न जाने लोग दिल कैसे तोड़ जाते हैं। इसका ये नतीजा हुआ कि कुछ देर से खामोश साज बज उठा। वही तराने दोबारा गूंजने लगे जिसकी मुझे तमन्ना थी। हालांकि तुम ज्यादा कुछ कह भी न पाए। तुम इस सोच में पड़ गए थे कि क्या मैंने इकबाल के शेर पढ़े थे, क्योंकि मेरा इशारा तो उसी तरफ था। तुम इस उलझन को तभी सुलझाना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों कुछ कह नहीं पाए। उसी उलझन में तुम पड़े रहे और मगरिब होते ही अपनी चीजें समेटने लगे। झट से एक पन्ने पर वे शेर तुमने उतार लिए। शायद अपने वालिद साहब से ये जानना चाहते थे कि क्या ये शेर इकबाल के हैं, और अगर हाँ तो इकबाल जैसे फनकार का ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का क्या सबब हो सकता है। जिस उम्मीद के साथ ये दाव मैंने चला था वो बेकार हो गया। उसी खामोशी के साथ तुम रवाना हो गए। मैं थोड़ा सा उदास हो गया था। एक बात बताऊं दोस्त, हम अदीब सच में ही दीवाने हुआ करते हैं। कई बार हमारा दिल कुछ कहता है, लब कुछ कहते हैं और कलम कुछ कहती है। अपने को खुद से कोसों दूर पाते हैं। अपने जज्बात पोशीदा रखते हुए ही जाहिर करना ज्यादा मुनासिब लगता है। न जाने कैसे अजीब हुनर के साथ ऊपर वाले ने नवाजा है। औरों के साथ खुद को भी धोखे में रखना पड़ता है हमें। शुरुआत में भी इस बात का मैंने जिक्र किया था कि मैं अपने हक में खुद को तन्हाई परस्त होने की गवाही दिया करता था, पर तुम भी ये बात जानते थे कि ऐसा हर बार कहकर भी मेरा मन मुतमईन नहीं हो रहा था। अब एक लंबे अरसे बाद जिस एक राज से मैं पर्दा उठाऊंगा तो इससे तुम्हें कोई ज्यादा हैरानी नहीं होगी। तुम्हें फरहाना याद होगी, याद क्यों ना हो। यही तो एक ऐसा नाम था जो हमेशा तुम्हारे लबों पर सजा रहता था। इस फरहाना के इश्क में निकम्मे होकर ही तो तुमने मोहब्बत की वकालत का बीड़ा उठा लिया था। मुझे इस बात की अच्छी तरह से
इल्म था कि तुम उर्दू के जरिए ही फरहाना के साथ आशिकी के तार जोड़ना चाहते थे। तुम उसकी सादगी की इस तरह कायल थे कि दिन रात उसकी तस्वीर बनाने में लगे रहते। मैं तुम्हें याद दिलाता रहता कि यूं तस्वीर बनाने की इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। ये एक तरह का शिर्क है। इस पर तुम मुझे बड़े आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं, अगर अपने हबीब की तस्वीर बनाना गुनाह है तो हबीब के शान में कसीदों की लड़ियां लगाना भी गुनाह होगा, जो दुनिया के सारे अदीब धड़ल्ले से करते रहते हैं। मोहब्बत तो खुदा का दूसरा नाम है, पर अब खुदा की इबादत गुनाह कैसे हो सकता है? तुम्हारी ऐसी बातों का मेरे पास कोई जवाब न होता और मुझसे लोहा लेने की खुशी में मगरिब की नमाज के बाद करीम चाचा की दुकान से सेर भर रबड़ी ले आते और अपने हाथों से मुझे खिलाते। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो कि कोई अपने रकीब को पस्त कर फतह के जश्न में शामिल करे। मुझे इससे इतनी खुशी मिलती कि रोज तुमसे शिकस्त खाना मुझे मंजूर था। इस जश्न में यह सच दबाए रखता कि फरहाना के आशिकों की फहरिस्त में सिर्फ तुम ही नहीं, इस दीवाने का भी नाम उसमें शुमार था। इस बात को तुमसे जाहिर करने की कभी हिम्मत न होती थी। कुछ ही दिनों में तुमने उर्दू पर अच्छी पकड़ जमा दी थी। जब भी बात करते तो शायराना अंदाज में ही करते हैं। फरहाना से भी तुम्हारी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। फरहाना से तुम्हारी कुर्बत मुझसे देखी न जाती। देखता तो दिल में चुभन होती। मेरा हालचाल पूछने आते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई मेरा घर भूख कर मेरी खैरो आफियत पूछने आया है। वो पूछे हैं हाल हमसे, बताओ क्या कहें। इश्क के मीठे दर्द किस तरह हमने सहे। कल शब उनके अरमानों की बारात निकली थी, हम अपने ख्वाहिशों का मजार देखते रहे। उस वक्त मैं मन महसूस कर इतना ही कह दिया करता, काश उस वक्त तुम्हारे जैसी अधूरी हंसी हंसने की मुझ में हिम्मत ही होती। पर इस मर्ज से बचने के लिए मैंने एक कदम उठाया था। अपना तखल्लुस बदलकर शायर बेदिल रख लिया था क्योंकि मेरा दिल मुझे बहकाता ही चला जा रहा था। मुझे लगा कि इससे खुद को बचाने का सबसे अच्छा नुस्खा यही होगा कि मैं तसव्वुर करने लग जाऊं कि मेरे सीने में दिल ही नहीं जो किसी के नाम पर दिन रात धड़कता हो। किसी की आहटों की खुशबू से जो धड़क उठता था, इस सीने में अब वो दिल ना रहा। शायर बेदिल का ये नया कलाम था। तुम तक ये खबर पहुंची तो तुम्हें लगा कि मैं दोबारा दिल लगी कर रहा हूँ और मुझे ये सुझाव दिया कि अदना शायर का नाम ही मेरी शख्सियत से मेल खाता है। जो खुद को अदना समझता हो वो इस बात का सबूत पेश करता है कि उसमें रत्ती भर भी गुरूर नहीं। तुम्हारी वे बातें सुनकर मुझे अपने भीतर पनाह लिए गुरूर के पुतले पर रश्क आने लगता। शुक्र है खुदा का और तुम्हारा कि अंदर तक पैवस्त गुरूर की तासीर कम हो गई और उसी मिजाज के साथ दोबारा तुम्हारे साथ मेल जोल होने लगा। मेरे हमदम, सच बताऊं, रोज यादों के संजुमन में कुछ देर मन बहला कर उठता हूँ। उस ड्योढ़ी पर नजर पड़ते ही कदम ठिठक जाया करते हैं जिसे तुमने आखिरी बार नम आंखों के साथ लांगा था। हिंदुस्तान के सियासत ने कलम उठाई और लाखों के माथे पर उनकी तकदीर लिख दी। कातिब तकदीर को भी पटकनी दे सके इंसान की उस कुव्वत को पहली बार देखा था और जाना था। हाथों में शमशीर लिए दो मुल्कों की तकदीर खून से लिखता हर कोई कातिब तकदीर से कम न था। तुम बिना नागा मेरे कूचे में जरूर आया करते, पर न तुम कुछ कहते और न मैं कुछ कहता। सिर्फ मगरिब तक हम एक नजर एक दूसरे को देखा करते और एक नजर किताबों पर। मुहल्ले के हर कातिब तकदीर ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। जिन्ना और इकबाल की पुकार पर हम सब ने हामी भर दी थी। तुम्हारे वालिद साहब जिन्ना की सियासत से एक फासला बनाए तो रखते थे, पर इकबाल की बात टाल न सक पाए। जब इकबाल ने भी तकसीम का छुरा अपने सीने में उतारने की वकालत की तो तुम्हारे वालिद आनन फानन ही अपना जनाजा उठाने को तैयार हो गए। उन्हें इस बात का इल्म था कि बाकी कोई गलती भले ही करे, पर इकबाल जैसा दीनदार और आलिम इतना बड़ा फैसला आखिर नहीं कर सकता। तुमसे जब ये बात मैंने जानी तो मैं सख्ती में आ गया। एक अदीब होकर दूसरे अदीब के बदले तेवर देख मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई जितना अफसोस तुम्हारे वालिद का ये फैसला जानकर हुआ था।
मैं इस सदमे से उभरने वाला ही था कि तुमने इकबाल के दीवान को के 2 टुकड़े कर दिए, इस बात का एहसास दिलाते हुए कि आज टुकड़ों में जीने के हम आदी हो चुके हैं। नुकीले जंगले अपने दरमियान खड़े कर रहे हैं। बस यही हर मसले का हल बन चुका है। पन्नों की वो फटती आवाज लोगों की चीखों से लगती थी जो तकसीम के शमशीर के नीचे आ चुके थे। खुद को ही झकझोर कर मैं बेदार हुआ, तुम गायब हो चुके थे। इकबाल के दीवान का एक हिस्सा मेरे लिए छोड़ चुके थे। इसके अलावा एक कागज के पन्ने पर तवज्जो दी गई। डबडबाई आंखों से देखने पर कुछ धुंधली इबारत नजर आ रही थी। तुम्हारा आखिरी पैगाम मेरे कांपते हाथों में था। इस रह गुजर से यूं ही गुजरेंगे कलमा दोहराते जनाजे, हैफ उन तुर्बतों को ताबे चराग न मैसर होगा। दूसरे शहर फजर के वक्त मोहल्ले में काफी चहल पहल नजर आ रही थी। सब अपनी मिल्कियत समेटे एक नए आशियाने की जानिब चल पड़े थे। मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि किसी का दिल उस वक्त मुतमईन न था। अगर रुकने का एक बहाना मिल जाता तो खुशी खुशी अपने आशियानों की तरफ रुक कर लेते। इसके आसार भी काफी कम नजर आ रहे थे। कईयों ने मुझे पुकारा भी, लेकिन मेरी गैरत गवारा न कर रही थी कि अपने मुल्क की खाक छोड़कर गैर वतन मुहाजिरों की तरह जियो। पर अगर एक बार अगर तुम मुझे आवाज देते तो अपने जमीर के साथ समझौता करने से नहीं हिचकिचाता। घर की ड्योढ़ी पर ही मेरे कदम जमे रहे। मेरे हमदर्द, उम्र भर मुझे तुमसे कोई शिकवा ना रहा, लेकिन इस बात की हमेशा शिकायत रहेगी कि बिन बताए ही तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया। जाते जाते अपनी बचाई हुई हंसी देने में तुम्हारा क्या जाता? उन खामोशियों में भी मुझसे जिरा करने की तुम्हें कभी नहीं सूझी? ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझ अदना अदीब के झोपड़े को छोड़कर उस आला अदीब की सल्तनत में शुमार हो गए? वही आला अदीब जिसे तुमने खूब पोसा था। खुद को शमाए वफा कहने वाले, क्या यही वफादारी है? अरसा बीत गया, मेरी सूद लेने की भी तुम्हें न सूझी। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं। जरा एक बार आकर देख लो। इकबाल के दीवान के उस आधे हिस्से को अब तक महफूज रखा है। उससे अब भी तुम्हारी महक आती है। शिर्क और कुफ्र की फिक्र ना करते हुए साल में एक बार जरूर तुम्हारी तस्वीर बनाया करता हूँ, वो भी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर। यही वो हुनर है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। मानता हूँ इस फन में मैं माहिर नहीं, फिर भी कोशिश में लगा रहता हूँ। जो तस्वीर मेरे हिसाब से अच्छी होती है उसे एक दिन के लिए घोड़ी पर लटका देता हूँ और तुम्हारा आखिरी शेर दिन भर रटते रहता हूँ। कलम है, कागज है, अफसाना अधूरा है। इस अदीब में अब इतनी ताकत नहीं बची कि इस अफसाने को किसी अंजाम तक ला सके। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। थोड़ी बहुत ताकत थी, वो भी इस खत को लिखने में निछावर कर दी। न जाने ये खत तुम्हारे हाथों कब तक पहुंचे। किसी गैर के हाथ लगता है तो इल्तिजा है कि कासिद को मेरे हमदम का पता बता दे। वो उस वतन में रहता है जहाँ जिंदगी अब तलक खुद को समेटने की कोशिशों में लगी हुई है, जहाँ जिंदगी को मौत से रोज सौदा करना पड़ता है, जिससे जिंदगी की मियाद एक दिन के लिए बढ़ जाया करती है। पर ऐसी जिंदगी की कीमत भी अक्सर आसमान छूती ही रहती है, और ऐसे हालात में अदीब का वहाँ न जाने कैसे गुजारा हो। सबसे ज्यादा तंगी का शिकार वही तो होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, तुम्हारा हाल जानने को मैं बहुत ही बेकरार हूँ। जैसे ही एक खत तुम्हारे हाथ लगता है वैसे ही जवाब भेज देना। देर ना करना, कहीं ऐसा न हो कि कासिद को मैं अपनी ड्योढ़ी पर खड़ा ना मिलूं। तुम्हारा तालिबे दीदार, अदना अदीब। मित्रों, ये थी मेरी पहली कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद।